नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार का उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना है। वायनाड की चुनावी रैली में बोली प्रियंका गांधी। खबर में आगे जिक्र होगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या वापस ले लेंगे मोदी सरकार से समर्थन। मौलाना अरशद मदनी ने कह दी बड़ी बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि हम वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। बीजेपी के सहयोगी टीडीपी का बड़ा बयान, जिसके बाद बीजेपी को लगा बेहद बड़ा झटका। क्या गिर जाएगी भाजपा सरकार। खबर में आगे जिक्र होगा कि सुरक्षा बढ़ाए जाने पर संजय राउत ने फडणवीस को घेरा। कहा किससे डरे हुए हैं फडणवीस, क्या इजराइल लीबिया से खतरा है। और इसी के साथ आगे खबर में जिक्र होगा कि वोट मांगने से पहले कोयले की रॉयल्टी का हिसाब दे भाजपा। संकल्प पत्र पर झामुमो कांग्रेस का हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो खींचे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार का उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना। वायनाड की चुनावी रैली में बोली प्रियंका गांधी। जी दोस्तों, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों के कल्याण की जगह अपने बड़े व्यवसायी मित्रों के हितों को साधना है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सत्ता में बने रहने के लिए विभाजनकारी रणनीति अपनाने, समाज में नफरत फैलाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल अपने बड़े व्यवसायी मित्रों के लिए काम करती है। उनका उद्देश्य आपको बेहतर जीवन देना नहीं है, ना ही नई नौकरियां पैदा करना है और ना ही स्वास्थ्य या शिक्षा में सुधार करना। असल में उनका केवल एक मकसद है, किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा जमाए रखना, और वो इसके लिए आपको आपस में बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और आपके अधिकारों को छीन रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में वायनाड के सांप्रदायिक सौहार्द और एकता के लंबे इतिहास की प्रशंसा करते हुए स्थानीय लोगों के साहस और जुझारूपन का भी उल्लेख किया। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या गिर जाएगी मोदी सरकार, बीजेपी को बड़ा झटका। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या वापस लेंगे मोदी सरकार से समर्थन। मौलाना अरशद मदनी ने कह दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने शनिवार को वक्फ बोर्ड संशोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में मौजूदा फिरका परस्त जहनियत है। वक्फ बिल एक जरूरी मुद्दा है। हुकूमत जिन बेसाखियों पर चल रही है, उन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दावत देता हूं कि मुसलमानों के जज्बात इससे कितने जुड़े हैं, ये वो अपने बंगलों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। केंद्र में सत्ता की भागीदारी टीडीपी मुखिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नायडू का शुक्रिया करता हूं। बीजेपी की हुकूमत को मुल्क के लोगों ने हरा दिया, लेकिन दो बैसाखियों पर बीजेपी की हुकूमत बैठी है। नवाब जान टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट को नायडू साहब ने यहां भेजा है, जो यहां की बात को उनको बताएंगे। इस महीने के आखिर में हम 15 दिसंबर को नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर संख्या बल की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं अरशद मदनी, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर एक तरीके से दबाव है कि वो सरकार का इस मामले में विरोध करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिसका डर था वही हुआ। बीजेपी के सहयोगी टीडीपी का बड़ा बयान। कहा हम वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। जी हां दोस्तों, बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने बड़ा बयान दे दिया है। दिल्ली में आयोजित भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन में टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को नाकामयाब कराने के लिए आगे बढ़ना है। भारत की बदकिस्मती है कि पिछले 10-12 साल में यहाँ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारे चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर जहन के इंसान हैं, वो हिंदू और मुसलमान को एक ही नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जिस धर्म का जो भी बोर्ड है उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए। हम ये वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में जमीयत के होने वाले जलसे में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। टीडीपी उपाध्यक्ष नवाब जान के इस बयान से देश की सियासत गरमा सकती है। केंद्र की मोदी सरकार को टीडीपी का समर्थन हासिल है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल बहुत ही खतरनाक है। वक्फ कानून में तब्दीली की कोशिश हो रही है। मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे सब खतरे में पड़ जाएंगे। AIMPLB ने कहा कि नमाज रोज़ा की तरह वक्फ भी इबादत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किससे डरे हुए हैं फडणवीस, क्या इजराइल लीबिया से है खतरा। सुरक्षा बढ़ाए जाने पर संजय राउत ने घेरा। जी हाँ दोस्तों,
महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। हाल ही में राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने सवाल उठाए। राउत ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाकिया लहजे में कहा कि फडणवीस को कोई विशेष खतरा है तो उन्हें साफ करना चाहिए। राउत ने कहा कि हमारे गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं, उन पर कौन हमला करना चाहता है, क्या इजराइल या लीबिया उन पर हमला करने वाला है, उन्हें सबको इसके बारे में बताना चाहिए। दरअसल देवेंद्र फडणवीस को वर्तमान में Z+ सुरक्षा दी गई है। इसमें उनकी सुरक्षा के लिए नागपुर में अतिरिक्त फोर्स 1 कमांडो तैनात किए गए हैं। इस पर राउत ने दावा किया है कि शहर में लगभग 200 फोर्स 1 कमांडो तैनात किए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि गृह मंत्री जो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने अचानक अपनी इतनी सुरक्षा क्यों बढ़ा दी है। जो शख्स दूसरों की रक्षा का फैसला करता है उसने खुद की सुरक्षा बढ़ाई है। अचानक हमने उनके घर के बाहर फोर्स 1 कमांडो हम देख रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोट मांगने से पहले कोयले की रॉयल्टी का हिसाब दे भाजपा संकल्प पत्र पर झामुमो कांग्रेस का हमला। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को लोगों से वोट मांगने से पहले झारखंड को लंबित कोयला रॉयल्टी के तौर पर 1.36 लाख करोड़ रुपए जारी करने में देरी का हिसाब देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि केंद्र पर कोयला रॉयल्टी और केंद्रीय योजना के लाभ का लाखों करोड़ रुपए बकाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कई बीजेपी राज्य हमारे मॉडल की नकल कर रहे हैं, पूरा देश हमारे मॉडल को देख रहा है, डीके शिव कुमार का बयान। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके अवास्तविक वादों को आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी देश में सुधार ला रही है, पूरा देश हमारे मॉडल को देख रहा है, कई भाजपा राज्य हमारे मॉडल की नकल कर रहे हैं। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए जो चाहे कह सकते हैं, उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी गारंटी योजनाएं लोगों को भोजन दे रही है, जीवन को संवार रही है और देश की प्रगति को गति दे रही है। शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि बड़ी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं ने कहा है कि उन्हें शक्ति योजना की जरूरत नहीं है, उन्हें परिवहन भत्ता मिलता है। मैंने मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करने का जिक्र किया है, लेकिन हमारी किसी भी गारंटी योजना को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महायुति विश्वासघाती गठबंधन, किसानों को नजरअंदाज किया गया, कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महायुति गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महायुति को विश्वासघाती गठबंधन बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य के लोग उनके असफल वादों के लिए उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में किसानों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया, उनसे किए गए बड़े बड़े वादों का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मराठवाड़ा के हर गाँव में पाइप से पीने का पानी पहुँचाने के लिए जल ग्रिड बनाने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने महायुति सरकार को घेरा और कहा कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर महायुति को लेकर जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महायुति को विश्वासघाती गठबंधन बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बुधनी और विजयपुर सीटों पर उपचुनाव, कमलनाथ का बयान। 2023 में झूठे वादों के आधार पर सत्ता में आई बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दिवाली के बाद दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाते हुए इस चुनाव को सरकार के 10 महीने के कामकाज की समीक्षा का अवसर बताया है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी और श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये उपचुनाव जनता को सरकार की नींद खोलने और उन्हें आईना दिखाने का मौका देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये चुनाव मतदाताओं के लिए अपने वोट की ताकत को साबित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वायनाड में राहुल गांधी बोले, ये संविधान बचाने की लड़ाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को बस सत्ता चाहिए। जी दोस्तों, राहुल गांधी भी वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए प्रचार रण में उतर गए हैं। रविवार को राहुल गांधी ने वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया और एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी आपकी सबसे अच्छी सांसद होंगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने रविवार को वायनाड में आयोजित रैली के दौरान कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे प्रियंका गांधी जैसी बहन मिली।
अभी आप लोगों को भी खुशकिस्मती होगी कि वो आपकी भी बहन, माँ और बेटी जैसी होगी। मुझे विश्वास है कि वो आपके लिए सबसे अच्छे सांसद साबित होगी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि आज देश में पहला संघर्ष संविधान की रक्षा और उसके संरक्षण के लिए है, और उन्होंने कहा कि देश का संविधान नफरत से नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम से लिखा गया है। दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी की गारंटी, भारत के लोगों के साथ क्रूर मजाक, बीजेपी का मतलब विश्वासघात, जुमला पार्टी, खड़गे का पलटवार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गारंटी के विषय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री मुख्य विपक्षी दल पर उंगली उठाने से पहले ध्यान दें कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के साथ एक क्रूर मजाक है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ, छल और कपट का आरोप लगाया और ये दावा भी किया कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब विश्वासघात और जुमला है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुधवार को कर्नाटक में अपनी सरकार की खिंचाई कर दी थी। उन्होंने मुफ्त बस योजना की समीक्षा करने की बात पर नाराजगी जताई थी। खड़गे ने कहा था कि उतना ही वादा कीजिए जितना पूरा कर पाए। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी, झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिवसीय योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता PR स्टंट था। और उन्होंने कहा कि 16 मई 2024 को आपने ये भी दावा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से अधिक लोगों से राय ली थी। PMO में दायर RTI ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में B का मतलब विश्वासघात है जबकि J का मतलब है जुमला। उन्होंने सवाल किया कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है? जहां भी मुट्ठी भर नौकरियों के लिए रिक्तियां होती हैं वहां भगदड़ क्यों देखी जाती है? साल में 70 पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचकर किसने छीने 5 लाख सरकारी नौकरियां? ये सवाल के जवाब कांग्रेस पार्टी भाजपा से मांग रही है। दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त पलटवार किया है खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का क्या कहना? जयराम रमेश बोले, जो व्यक्ति गलती से भी सच नहीं बोले वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल झूठे वादे करती है। वहीं PM मोदी के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलती से भी सच नहीं बोलते हैं और वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर PM नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाए। कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्रियों ने उन्हें कड़ा जवाब दिया है। वो व्यक्ति जो गलती से भी सच ना बोले, अब वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से जुमलों में लगा हुआ है और उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, वो आज उपदेश दे रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति, और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने से मुझे हंसी आती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव की नसीहत, नज़र, नज़रिया और सलाहकार तीनों बदलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, CM योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए सलाह दी है। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नज़र और नज़रिया के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेना चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह ये है कि पालें तो अच्छे विचार पालें और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी, इसी में उनकी भलाई है। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक नारा उनकी निराश नाकामी का प्रतीक है और इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं अब वो भी खिसकने के कागार पर हैं। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमज़ोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि उसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। तो शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को
को तगड़ा झटका, जेएमएम में शामिल हुए ये दिग्गज नेता। जी हां दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गिरिडीह में बीजेपी को झटका लगा है। यहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को प्रणव वर्मा ने सूबे के मुखिया के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रणव वर्मा के इस कदम से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। शनिवार को प्रणव अपने परिवार के साथ जेएमएम में शामिल हुए। उनके द्वारा बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक्शन में तेजस्वी यादव रामगढ़ में करेंगे रोड शो, राजद प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 नवंबर को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। इस दौरान आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह के लिए वो जनता से वोट मांगेंगे। जानकारी के मुताबिक कर्मनाशा से पंजराव तक रोड शो करेंगे। ये यात्रा 40 किलोमीटर की होगी। बता दें कि अजीत सिंह बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह के भाई हैं। उनके पिता जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 नवंबर को ही रामगढ़ पहुंच जाएंगे। वो 4 नवंबर को रोड शो के करने के बाद रात में वहीं विश्राम करेंगे। उपचुनाव में पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। बता दें कि सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद रामगढ़ विधानसभा सीट खाली हुई है। पिता जगदानंद सिंह भी यहां से विधायक रह चुके हैं। उपचुनाव से ठीक पहले अजीत सिंह जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थामे थे। यहां से बीजेपी ने राजपूत जाति से ही आने वाले पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। जनसुराज ने सुनील सिंह कुशवाहा को यहां से टिकट दिया है। बसपा ने पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले गिरिराज सिंह ये बताएं कि वो और उनकी सरकार बिहार के लिए क्या कर रही है। केंद्रीय मंत्री के बयान पर बोली मीसा भारती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि बिहार से इतनी संख्या में जीतकर सांसद जाते हैं, लेकिन संसद में बिहार के मुद्दे पर किसी का मुंह नहीं खुलता। पहले गिरिराज सिंह ये तो बताएं कि बिहार के लिए वो और उनकी सरकार क्या कर रही है। वहीं दोस्तों, मीसा भारती ने कहा कि हाल ही में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है वो भी आपने सुना होगा। अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो ये उन्हें शोभा नहीं देता। हमारे भागलपुर में नई फैक्ट्री लगाने या बुनकरों के भविष्य को लेकर कितनी संभावनाएं हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं। पहले गिरिराज सिंह ये तो बताएं कि बिहार के लिए वो और उनकी सरकार क्या कर रही है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और देश के 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। इस पर सांसद मीसा भारती ने कहा कि सब जगह चुनाव चल रहे हैं। सभी दल के नेता यही कह रहे होंगे कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग सारी सीट जीत रहे हैं। ये हम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम लोग जनता के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा हमारी सरकार की योजनाओं को बंद या कमजोर किया गया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर उनकी पूर्ववर्ती सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद या कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की जनता के बीच एक सर्वेक्षण कराकर ये पता लगाना चाहिए कि इन योजनाओं को बंद किए जाने से उनमें कितनी नाराजगी है। इसके साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी अपने वादों पर खड़ा नहीं उतरने का आरोप लगाया। उन्होंने शुक्रवार रात सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई थी और समय पर लागू की थी। इस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की पूर्व सरकार ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की जिसका जनता को लाभ मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित इस पोस्ट में लिखा कि राजस्थान में मौजूदा बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को बंद कर दिया या कमजोर कर दिया, जिसे लेकर जनता तीव्र प्रतिक्रिया दे रही है। आपको राजस्थान की जनता में सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि पता चल सके कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र के अनुसार लागू की गई योजनाओं को बंद करने से लोगों में कितनी नाराजगी है। उन्होंने गारंटी के विषय को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हाल में सार्वजनिक रूप से हुई बयान
बयानबाजी का जिक्र करते लिखा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी बहुत दुखद है जिनकी सरकार 2014 और 19 में जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में एक बार फिर बनेगा इंडिया गठबंधन की सरकार, रांची में बोले केसी वेणुगोपाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को पार्टी की झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के साथ रांची में चुनावी रणनीति पर मंथन किया। पार्टी के इस संवाद कार्यक्रम के बाद वेणुगोपाल ने दावा किया कि राज्य में अगले 5 साल के लिए एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग को घेरा, कहा चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी। जी दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधित उसकी शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने के बजाय गोलमोल जवाब दिया। इतना ही नहीं, उसने चुनाव आयोग पर खुद को ही क्लीन चिट देने के भी आरोप लगाए हैं।